दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101% में मैं सर्वेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, मराठा साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। जब केंद्रीय शासन सत्ता औरंगजेब के नेतृत्व में गौरव के अपने चरमोत्कर्ष पर चल रही थी, तो उसी समय दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में इस मुगल साम्राज्य के ऊपर काफी गहरा आघात पहुंचाया गया, जिससे मुगल साम्राज्य और मराठों के बीच लगातार 25 वर्षों तक संघर्ष का दौर चला। अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये औरंगजेब के पतन में अहम योगदान दिया। ये मराठों और मुगलों के साथ जो संघर्ष चल रहा था। मराठे कौन थे? मराठे एक लड़ाकू जात के रूप में ख्याति प्राप्त थे। मराठे यद्यपि ये दक्षिणी सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों की तरफ से लड़ाइयों में भागीदार रहे, कुछ समय के बाद इनको ये लगा कि लड़ते तो हम हैं, राजा कोई और बन के बैठा हुआ है, या केवल हमारा जो है जीवन बलिदान करने के लिए, लड़ाइयों के लिए ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है। जब शिवाजी का समय आया तो शिवाजी ने सोचा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी शासन सत्ता स्थापित करेंगे। उस समय की कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनी कि जो इनके शासन सत्ता में स्थापित करने में अहम योगदान दिया। जैसे उस समय दक्षिणी सल्तनत में छोटे छोटे जो राज्य थे, वहां पर औरंगजेब की जो कट्टर हिंदू विरोधी नीतियों के कारण, जैसे हिंदू जागरण हुआ या भक्ति आंदोलन के मराठा संतों का जो धार्मिक आंदोलन हुआ, उसमें धार्मिक आंदोलन के साथ साथ इन लोगों ने जो मराठों के गौरवपूर्ण इतिहास था उसको उजागर किया। साथ में जो ये जाति प्रथा पर घृणित प्रथा फैल चुकी थी, इस घृणित जाति प्रथा पर इन लोगों ने वार भी किया। इस तरीके से शिवाजी जो है एक शासन सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहे। अगर हम मराठों के इतिहास को अच्छी तरह से समझे तो इसको दो भागों में बांट के अध्ययन अगर हम करेंगे तो पेपर में कहीं से भी प्रश्न निकल के आएगा, हम लोग आसानी से उसे समझ सकते हैं। जैसे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, पहला पार्ट 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, ये कहां तक? ये औरंगजेब की मृत्यु तक, औरंगजेब की मृत्यु तक पहला भाग। उसके बाद उत्तरोत्तर मुगल काल या उत्तरवर्ती मुगल शासक, जो बाद के मुगल शासक हुए, यहां से शुरू होके और जो इस मराठों का जो वास्तविक नेता पेशवा बन गया था, पेशवा जो है इसका वास्तविक नेता बन गया था। ये दो पार्टों में अगर हम इसको बांट के, दो भागों में हम बांट के अगर इसको अध्ययन करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। दक्षिण भारत में शिवाजी ने एक नवीन राज्य की स्थापना की, जिसे हम मराठा साम्राज्य कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं शिवाजी। शिवाजी कौन थे या इनके वंशज किस वंश के थे? तो शिवाजी के वंशज जो थे ये सिसोदिया वंश के थे। सिसोदिया वंश के, ये सिसोदिया वंश कहां अवस्थित था? तो ये राजस्थान वाले एरिया में अवस्थित था। राजस्थान के एरिया में ये पहले से ही विद्यमान था। शिवाजी के पिताजी कौन थे? शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। इनकी माता का क्या नाम था? माता जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के दो गुरु थे, एक राजनीतिक गुरु। ये राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादा कोंडदेव। और शिवाजी के एक आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास। ये रामदास आपको याद होगा कि सिख धर्म में भी रामदास थे, लेकिन वो सिख धर्म वाले रामदास नहीं, ये हिंदू धर्म वाले रामदास हैं। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं। यहां से एक पेपर में प्रश्न बनता है कि जो शिवाजी थे इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव किसका था? तो जीजाबाई और इनके जो राजनीतिक गुरु थे दादा कोंडदेव का ही इनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। इनके पिताजी जो थे ये पूना के पास जागीर थी, पूना के पास एक जागीर थी, उस जागीर के जागीरदार थे पूना के पास।
और इसी पूना में एक स्थान है सिवनेर। सिवनेर, इसी सिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को, 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का इसी सिवनेर में जन्म हुआ। और इस सिवनेर में एक काफी चर्चित स्थान था, मान्यता प्राप्त स्थान था, आध्यात्मिक स्थान था। वहां पर शिवनेरी देवी का दुर्ग अवस्थित था, शिवनेरी देवी अवस्थित थी। तो यह शिवनेरी देवी जो यहाँ पर अवस्थित थी, इसी शिवनेरी देवी के नाम पर जो है शिवाजी नाम इनका रखा गया। शिवनेरी देवी के नाम पर ही शिवाजी इनका नाम रखा गया। अभी इनके जो राजनीतिक गुरु थे दादा कोंडदेव, जब बच्चा ये शिवाजी थोड़ा सा ही बड़ा हुआ, बहुत हम यूं कह सकते वयस्क भी नहीं हुआ, तो दादा कोंडदेव जो इनके राजनीतिक गुरु थे शिवाजी से कहते हैं कि हम लोग केवल दूसरे के लिए आज तक लड़ाई लड़े, आप में वो क्षमता है, आप में वो आत्मबल है कि आप एक हिंदू राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आप एक काम करिए, एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र की स्थापना करिए। शिवाजी काफी उत्साहित बालक, शिवाजी के अंदर उत्साह जो है चरम पर हिलोरे मार रहा था। शिवाजी ने अपने गुरु से कहा कि मैं वादा करता हूं। कौन गुरु थे? दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव से कहते हैं कि हम वादा करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम देश की स्वतंत्रता, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना और अपने धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन अर्पित कर देंगे। इन सब चीजों के बचाव के लिए हम सब कुछ अर्पण कर देंगे। ये छोटा सा बच्चा थोड़ी सी ही उम्र संभालता है, तो इसने सबसे पहला अभियान शुरू कर दिया। इसने क्या देखा कि अगर हम सीधे सीधे मुगल साम्राज्य को टक्कर देंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक शक्तिशाली सम्राट है। इसलिए इन्होंने सबसे पहला अभियान किसके खिलाफ किया? यहां से पेपर में प्रश्न निकलता है कि शिवाजी ने अपना अभियान सबसे पहले शुरू कहां से किया? तो बीजापुर के आदिल शाही के खिलाफ शुरू किया। बीजापुर के आदिल शाही के खिलाफ जो है इन्होंने अपना पहला अभियान शुरू किया। इन अभियानों में सबसे पहले इन्होंने क्या किया शिवाजी ने कि 1643 ईस्वी में इन्होंने अपने सफलता का परचम गाड़ा। कहां? सिंहगढ़ का किला जीत लिया। सिंहगढ़ का किला जीत लिया। उसके बाद 1646 ईस्वी में इन्होंने अपना अगला पड़ाव डाला। कहां पे? तोरणमल, तोरण तथा मुरुमगढ़। इस मुरुमगढ़ को राजगढ़ भी कहते हैं। 1646 में तोरण तथा मुरुमगढ़ को जीत लिया। 1647 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? कोंडवाना का किला जीत लिया। कोंडाना का किला जीत लिया। अब 1647 में इन्होंने कोंडाना का किला जीत लिया। इन्होंने देखा कि अब हमारी जो है ख्याति धीरे धीरे फैल रही है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1654 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर का किला जीत लिया। पुरंदर का किला जीत लिया। इनके इन विजयी अभियानों से जो बीजापुर का आदिल शाही शासन सत्ता था वह काफी चिंतित हुआ। शिवाजी ने अपने विभिन्न आक्रमणों के माध्यम से ये बीजापुर का काफी नुकसान किया। बीजापुर का इन्होंने काफी नुकसान किया। बीजापुर का जो सुल्तान था उसने सोचा कि किसी भी तरीके से शिवाजी को कंट्रोल किया जाए, इनको दबाया जाए, पकड़ा जाए या तो मार दिया जाए। इन्हीं योजनाओं के साथ बीजापुर का सुल्तान उसने अपने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को बुलाता। बहुत ही लंबा और बहादुर व्यक्ति अफजल खां को बुलाता है। कहता है कि आप जाओ, ये जो शिवाजी है, ये दक्षिण भारत वाला शिवाजी, ये हमको परेशान करके रख दिया, हमारे नाक में दम करके रख दिया है। आप जाइए, उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करिए। अफजल खां अपने जो बल पर इसको गर्व था, ये घमंड था, ये कहता कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हम 2 मिनट में ऐसे शिवाजी को कंट्रोल करके दिखाऊंगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। अफजल खान ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। इसने क्या किया कि अपने एक दूत कृष्ण जी भास्कर को भेजता है। कृष्ण जी भास्कर को भेजता है और कहता है कि जाओ शिवाजी से कह दो कि मैं मिलना चाहता हूं, आपसे मिलने की बहुत ही इच्छा है।
कृष्ण जी भास्कर पहुंचते शिवाजी के पास। शिवाजी कहते कोई बात नहीं, अगर वो मिलना चाहते हैं तो हम भी मिलना चाहते हैं। तो जगह चुना गया कि जो है कहां पर हमें जो है मिलना है। जगह जो है प्रतापगढ़ का जंगल चुना जाता है। प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया कि यहीं पर मुलाकात होगी। जब शिवाजी और अफजल खां आमने सामने होते हैं तो अफजल खां जो है इनसे गला मिलता है। अफजल का एक लंबा व्यक्तित्व था और शिवाजी नाटे कद के थे। तो अफजल खां जब शिवाजी से गले मिलता है तो इसने इनका गला दबाने का प्रयास किया। शिवाजी उससे भी तेज तर्रार, इतने बुद्धिमान। इन्होंने क्या किया, जब देखा कि मेरा गला ही दबा रहा है तो इन्होंने अपने बखनक और कटार से जो है उसकी हत्या कर दिया। बस छुरा भोंक दिया, ले भाई अगर तू धोखा कर रहा है तो मेरे तरफ से भी ले ले, उसका इनाम ले ले। इस तरीके से 1659 ईस्वी में जो है अफजल खां की हत्या कर दी गई। अफजल खां मारा गया। अब शिवाजी ने देखा कि जो हमारा वर्चस्व है ये चारों तरफ फैल चुका है, हमारे पास भी यश और कीर्ति, साथ में हमारे पास भी एक मजबूत सेना है। अब क्यों नहीं कि सीधे सीधे हम जो है मुगल सम्राट को ही टक्कर दे। तो सबसे पहले मुगल सम्राट से इनका युद्ध होता है 1657 ईस्वी में। किससे? औरंगजेब से। पहली बार झड़प इनकी होती है 1657 ईस्वी में औरंगजेब से। होती कब है कि जब शिवाजी अहमदनगर और जुन्नार पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण किया तो उसी समय सीधे सीधे औरंगजेब को इन्होंने चुनौती दी। औरंगजेब ने सोचा कर एक छोटा सा बच्चा छोटे से साम्राज्य की स्थापना करने वाला अभी बीजापुर को परेशान कर रहा था, ये तो हमारे भी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब इससे झड़प के बाद औरंगजेब ने क्या कहा कि अब इसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसलिए इस झड़प के बाद औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है। कब भेजता है? 1663 ईस्वी में दक्षिण भारत का सूबेदार बना के भेजता है कि जाओ मामा, किसी भी तरीके से इस शिवाजी को कंट्रोल करो। इसका जो हौसला बढ़ा हुआ है, ये जो शासन सत्ता का अजीबो गरीबे जो टक्कर मार रहा है, इसको समाप्त करो। शाइस्ता खां एक बहादुर व्यक्तित्व, काफी जो जीता था युद्ध इसने। शाइस्ता खां ये दक्षिण भारत में पहुंचता है। शिवाजी ने इसको भी परास्त किया और यहां तक कि इसको घायल कर दिया। इससे परेशान होके जो है औरंगजेब ने कहा शाइस्ता खां मामा आपके बस की बात नहीं, आप वापिस आओ। अब औरंगजेब जो है अपने मामा शाइस्ता खां को वापस बुला लेता है। इसी समय थोड़े से समय के बाद 8 जनवरी 1664 ईस्वी को 8 जनवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी ने क्या किया कि सूरत लूट लिया। सूरत औरंगजेब या मुगल शासन सत्ता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, एक जहां से शासन सत्ता के लिए काफी धन जो प्राप्त हो रहा था। उस स्थान को 8 जनवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी ने लूट लिया। जब इसको लूट लिया शिवाजी ने तो औरंगजेब ने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब हद जो है पार हो चुकी है, किसी भी तरीके से इस शिवाजी को कंट्रोल करना होगा, अन्यथा ये हमारी शासन सत्ता को ही समाप्त करके मानेगा। औरंगजेब इतना चिंतित था कि कैसे हम क्या करें कि जो शिवाजी हैं इनका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये सीधे सीधे केंद्रीय सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया कि जितने भी हमारे प्रमुख जो सूबेदार थे उनको भेज के भी देख लिया, जैसे मामा शाइस्ता खां को भी भेज के देख लिया कि इसने भी शिवाजी को कंट्रोल करने में जो है सफलता नहीं प्राप्त की। फिर उसका दिमाग आया कि क्यों नहीं अपने नीति में परिवर्तन किया जाए। जैसे इसके पूर्वज थे, हम यूं कह सकते हैं अकबर था। अकबर की एक प्रमुख नीति थी कि राजपूतों के साथ वो मेल मिलाप की रखता था। क्यों? कि राजपूत एक ऐसी कौम थी, बहादुर और बुद्धिमान दोनों, ये किसी भी मामले पर अगर अड़ जाते थे तो वहां से सफलता प्राप्त करके ही लौटते थे। तो औरंगजेब ने भी सोचा कि हमें भी अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। उसने क्या किया कि आमेर के राजपूत राजा किन्हें बुलाता है? जय सिंह को। जय सिंह से कहता है कि आप असीम अधिकार ले लीजिए, जो भी आपको करना है सब कर सकते हैं, जो भी फैसला लेना है सब कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से छूट देते हैं। केवल एक काम करिए, ये जो शिवाजी है,
शिवाजी किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल करो, इसके अधिकारों को रोको, ये जो है हमारे शासन सत्ता, केंद्रीय शासन सत्ता को ही चुनौती दे रहा है। जयसिंह ने कहा कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जयसिंह एक बहादुर, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको कंट्रोल करके दिखाते हैं। ये जयसिंह असीम अधिकारों के साथ दक्षिण भारत पहुंचते हैं और अपनी रणनीति के द्वारा शिवाजी को झुकने के लिए मजबूर करते हैं। अंततः शिवाजी और जयसिंह के बीच में एक संधि होती है। कौन सी संधि? 22 जून 1665 ईस्वी को संधि कौन सी होती है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है। इस पुरंदर की संधि की शर्तों के क्या उल्लिखित हुआ कि इस संधि में क्या क्या होगा, तो इसमें जो पलड़ा था जयसिंह का भारी था। क्यों? क्योंकि शिवाजी का जो है पक्ष वहां पे कमजोर था। तो संधि की शर्तें क्या हुई? सबसे पहली शर्त यह कहा गया कि जो शिवाजी अभी 35 किले कुल जीत चुके थे, 35 किलों में से 23 किला जो है मुगलों को देंगे। 35 में से 23 किला ये मुगलों को दे देंगे। और क्या संधि में शर्त हुई कि जो शिवाजी हैं ये मुगलों की तरफ से युद्ध भी करेंगे, उनकी सेवा भी करेंगे। और क्या हुआ? तीसरा कहा गया कि जो शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी, इन्हें औरंगजेब के जो शासन सत्ता चल रही है वहां पर इन्हें 5000 का मनसब दिया जाएगा। इन्हें 5000 का मनसबदार रखा जाएगा। और जयसिंह ने क्या कहा? जयसिंह ने कहा कि आप जो है आइए शासन सत्ता से मिलिए, अर्थात औरंगजेब से मिलिए। औरंगजेब कहाँ रहता था? तो औरंगजेब आगरा में अपनी शासन सत्ता स्थापित करके बैठा था, अर्थात शासन सत्ता यहीं से चल रही थी। तो जयसिंह ने क्या कहा कि आप आइए। जयसिंह का जो पुत्र था राम सिंह, जयसिंह का पुत्र था राम सिंह, इसने कहा शिवाजी से आप चिंता मत करिए, आपके सुरक्षा की गारंटी हमारी, आप घबराइए बिल्कुल भी मत, आप जो है केवल वहां चलिए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आपको मारा नहीं जाएगा। ये खुद ही दूसरे के अंदर सूबेदार, आप खुद ही जो दूसरे के अंडर में थे, लेकिन ये भी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। शिवाजी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है हम चलते हैं। 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाते हैं। शिवाजी औरंगजेब से मिलने कहाँ जाते हैं? आगरा दरबार में जाते हैं। जब ये पहुंचते हैं तो औरंगजेब ने इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। औरंगजेब जो था ये, इसकी देखिए गलती भी कही जा सकती है कि एक शक्तिशाली, एक बुद्धिमान जो आपके साम्राज्य के लिए जीने में परेशानियां खड़ा कर रहा है, वो आपके यहाँ आके खड़ा है, उसको आपको सम्मान करना चाहिए। लेकिन औरंगजेब अकबर की नीतियों से बिल्कुल ही जो है उल्टा कार्य करता था, ये कट्टर था। इसलिए बाद में हम कह सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसमें इसका भी योगदान है। उसे अगर चाहा होता तो ये शिवाजी इसके अधीनस्थ होकर जो है इसके शासन सत्ता को मजबूत करते, लेकिन यहाँ पर भी ये रणनीतिक रूप से चूक गया। लेकिन औरंगजेब ने जो शिवाजी को अपने दरबार में देखा तो इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, बातचीत और अच्छा बैठने का भी व्यवस्था नहीं की। इन्हें और क्या किया? कहा औरंगजेब ने चलो साइड में खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े जाओ? जहां 5000 मनसबदारों की लाइन लगी हुई है। 5000 के मनसबदार की जहां लाइन लगी है आप खड़े हो जाइए। शिवाजी ने कहा अरे भाई मैं राजा 35 किलो जीता था, कोई भी युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें हम विजय नहीं प्राप्त किए। हमने आपके सूरत को लूटा, हमने आप बीजापुर के जो सम्राट थे उनको परेशान किया, आप हमें 5000 के मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं। शिवाजी नाराज हो जाते हैं। औरंगजेब कह रहा है कि जब आप हमारे सामने इतना बिलबिला रहे हैं, इतना नाराज हो रहे हैं, और अगर आप शासन सत्ता पा जाएंगे तो क्या करेंगे? औरंगजेब ने कहा कि कुछ नहीं, अब तो ये हमारे मुट्ठी में है, एक काम करो इसको कैद करो। शिवाजी को कैद कर लिया गया। कहां रखा गया? जयपुर महल में। जयपुर महल में इनको बंदी बना के रखा गया। लेकिन शिवाजी भी काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो वहां से निकलने की योजना बनाना शुरू कर दिए। ये अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाना छोड़ दिए और अपना जो है सब जितना भी इनके फंडे थे सब इन्होंने बदल दिया। यहां से निकलने के लिए इन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। इनका एक हमशक्ल था हीरोजी फर्जंद।
ये इनका हमशक्ल था। ये अब इस हमशक्ल का इन्होंने लाभ उठाने की पूरी योजना बना दी। संजोग ऐसा हुआ कि एक दिन मिठाई बांटने के लिए काफी डिब्बे आ रहे थे, तो शिवाजी ने सोचा कि क्यों नहीं आज इसका लाभ उठाया जाए। जो मिठाई के डिब्बे थे, मिठाई के डिब्बे में शिवाजी लेट जाते हैं और जहां पर इनको बंदी बना के रखा गया था उस जगह पर इन्होंने हीरोजी फर्जंद को लिटा दिया और इस तरीके से ये जयपुर महल से भागने में सफल रहे। कब? 18 अगस्त 1666 ईस्वी को ये आगरा से भाग जाते हैं। जब ये आगरा दरबार से भाग जाते हैं तो कुछ समय ये शांत रहते हैं, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अगर हम औरंगजेब को ये नहीं बताएंगे कि हम अभी हैं, अभी हम जिंदा हैं, कहीं ऐसा ना समझ लेगा औरंगजेब में शिवाजी मर गया इसलिए जो है सब कुछ शांत शांत चल रहा है। तो इन्होंने उसको चिढ़ाने के लिए क्या किया कि 1670 ईस्वी में इन्होंने सूरत को पुनः लूट लिया। चल भाई, पिछली बार तो सूरत पे ही नाराज हुआ था, चल हम फिर लूट लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि 1670 ईस्वी में सूरत को पुनः लूट लिया। अब औरंगजेब ने क्या देखा कि इसको हराना जो है एक कठिन कार्य है। औरंगजेब ने क्या देखा कि इस शिवाजी को हराना एक कठिन कार्य है। उसने कहा कि छोड़ यार, अब इससे समझौता ही कर लेते हैं। इससे शिवाजी और औरंगजेब के बीच संधि होती है। इस संधि के तहत औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी कि भाई चल तू भी राजा है। और शिवाजी को औरंगजेब क्या कहता था? औरंगजेब कहता था इन्हें कि ये पहाड़ी चूहा है। पहाड़ी चूहा, पहाड़ी चूहा क्यों कहता था? ये शिवाजी पहाड़ों से एकाएक निकलते थे और आक्रमण करके जो है फिर ये जंगलों में जो छिप जाते थे, पहाड़ी क्षेत्र में छिप जाते थे। इनकी युद्ध नीति क्या थी? गुरिल्ला युद्ध नीति। गुरिल्ला, यह गुरिल्ला युद्ध नीति यकायक आक्रमण करना किसी के ऊपर और पुनः जो है अपने यथा स्थान पर जो है छिप जाना, जो सामने वाली सेना वो समझ ही ना पाए कि आप जो है कहां पर छिपे हुए हैं। शिवाजी ने ये गुरिल्ला युद्ध नीति किससे सीखा था? तो ये मलिक अंबर से सीखा था। मलिक अंबर से शिवाजी ने ये गुरिल्ला युद्ध नीति सीखी थी। अब औरंगजेब और जब शिवाजी के बीच संधि हो गई, औरंगजेब ने कहा कि भाई इन्हें राजा की उपाधि दे दिया जाए, तो और साथ में इन्हें कहा औरंगजेब कि भाई राजा तो बन गया, अगर इसे जो है कर नहीं मिलेगा तो शासन सत्ता नहीं चला सकता। तो औरंगजेब ने क्या कहा कि आप जो है चौथ भी वसूल सकते हैं। कहां से? आप बीजापुर से और गोलकुंडा से, इन स्थानों से आप चौथ भी वसूल सकते हैं। अब औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि दे ही दी, तो शिवाजी ने क्या सोचा कि अब अपना राज्याभिषेक करवाया जाए। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। कब करवाया? 6 जून 1674 ईस्वी को। 1674 ईस्वी को किससे करवाया? तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट। इनको गंगा भट्ट भी कहा जाता था, विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट। इनसे इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक के अवसर पर इनकी जो दूसरी पत्नी थी स्वैराबाई, स्वैराबाई से इनकी शादी करवाई गई। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो कुछ ही समय के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। ये अपनी माता से काफी प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि ये राज्याभिषेक जो हुआ हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ कमी रह गई हो जिसकी वजह से हमारी माता का देहांत हो गया। तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक पुनः करवाया 24 सितंबर 1674 ईस्वी को। 1674 ईस्वी को उन्होंने अपना दोबारा राज्याभिषेक कराया। किससे कराया? कि जो एक तांत्रिक तरीके से, अभी कैसे हुआ था कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक कराया, लेकिन इनकी माता के देहांत के बाद इन्होंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक तांत्रिक तरीके से कराया। तांत्रिक तरीके से किसने किया? निश्चल पुरी गोसाई ने किया।
इस प्रकार से शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी अपने शासन सत्ता को संचालन के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह बनाते थे। 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया जिसे कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, इस अष्टप्रधान का जो प्रमुख होता था वो पेशवा होता था। इसमें 8 मंत्री होते थे, लेकिन इन 8 मंत्रियों का जो सबसे प्रमुख होता था वो पेशवा होता था। ये जो शिवाजी थे अपने शासन संचालन के लिए, प्रशासन सही ढंग से चले उसके लिए अपने प्रांतों को 5 भागों में बांट दिया। प्रांत जो है 5 भागों में बांट दिया। ये जो प्रांत बटे हुए थे इसे क्या कहते थे? इसे प्रांत कहते थे या इसको सरसूबा कहते थे। शिवाजी के जो साम्राज्य बटे हुए थे या साम्राज्य थे उसे प्रांत कहते थे या सरसूबा कहते थे। लेकिन पेपर में क्या पूछता है कि इस प्रांत या सरसूबा को शिवाजी क्या कहते थे? तो शिवाजी इसे कहते थे स्वराज्य। इस अपने प्रांत या जहां पर इनकी शासन सत्ता स्थापित थी उसको स्वराज कहते थे। शिवाजी शासन सत्ता सही ढंग से चल रही थी, विभिन्न किलों को जीते भी थे, अपने साम्राज्य को बढ़ावा भी दिए। इनका अंतिम अभियान कौन था? जिंजी के किले पर। जिंजी का किला जो है इनके अंतिम पड़ाव पर था। ये अंतिम विजय इन्होंने किया शिवाजी ने। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को अत्यधिक ज्वर होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ज्वर से अर्थात ये बुखार से इतना ज्यादा पीड़ित हुए कि जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इस समय इनकी एक पत्नी थी पुतली बाई। इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके साथ जल के सती हो गई। क्या करो? ये जो मुगल सम्राट होते थे, मुगल सम्राट, उनको बादशाह कहते थे। इनको बादशाह कहा जाता था। लेकिन ये जो मराठों का सम्राट होता था, जो मराठा सम्राट है, इन्हें जो है छत्रपति कहा जाता था। ठीक, शिवाजी का जो भू राजस्व व्यवस्था था, जैसे अगर कर नहीं वसूलेंगे तो शासन सत्ता नहीं सही ढंग से चलेगी, तो ये कर व्यवस्था इनकी थी मलिक अंबर की नीतियों पर अवस्थित थी। मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। ये भू राजस्व वसूलते थे, साथ में ये चौथ भी वसूलते थे। चौथ किससे वसूला जाता था? चौथ का मतलब 1/4। चौथ उनसे वसूला जाता था कि जो सम्राट इन शिवाजी के अधीनस्थ नहीं थे, लेकिन उनसे भी चौथ वसूला जाता था। केवल इसलिए वसूला जाता था कि अगर आप हमको चौथ दे देंगे, 1/4 भाग दे देंगे, तो हम आपको ये वादा करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके ऊपर हम आक्रमण नहीं करेंगे। जैसे ये जितने भी लोग चौथ नहीं दिए थे, अर्थात 1/4 भाग कर नहीं दिए थे, उनके ऊपर कई बार इन्होंने आक्रमण किया, लूटपाट मचाई। तो अगर आपको बचना है इन चीजों से तो आप हमको चौथ दे दीजिए। दूसरा क्या वसूलते थे? सरदेशमुखी। ये कितना होता था? ये 1/10 भाग होता था। सरदेशमुखी किससे वसूलते थे? जो प्रांत इनके अधीनस्थ थे उनसे 1/10 लेते थे। ये कहते थे कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आपको किसी भी तरीके से परेशानी नहीं आने दे रहे हैं, उसके लिए हमें 1/10 भाग चाहिए। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके उत्तराधिकारियों में विवाद हो गया। उस समय जो है एक, जैसे इनके पुत्र थे संभाजी और दूसरे जो है राजा राम, तो संभाजी जो इनके पुत्र थे उन्हें ही राजा बनना था, लेकिन उसमें विवाद के बाद राजा राम को जो है गद्दी पर स्थापित कर दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद संभाजी को पुनः जो है गद्दी पर बैठाया गया। संभाजी को पुनः गद्दी पर बैठाया। कब तक ये होते हैं? 1680 से 1689 ईस्वी तक ये छत्रपति के पद पर अवस्थित रहते हैं। इनसे कुछ पेपर में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं निकल के आता है। हम लोग अगले छत्रपति को देखते हैं। अगले छत्रपति के रूप में स्थापित होते हैं राजा राम। राजा राम को जो है अगला छत्रपति बनाया जाता है मराठों का। कब बनते हैं? 1689 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं। और ये रहते कब तक हैं? तो ये 1700 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे रहते हैं। इनसे क्या पेपर में प्रश्न आने की संभावना बनती है? तो राजा राम ने एक नए पद की सृजन कर दिया। जैसे अभी शिवाजी ने 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया था जिसे अष्टप्रधान कहते थे, तो राजा राम ने क्या किया कि एक और पद ग्रहण
नवनिर्वाचित कर दिया। कौन सा? प्रतिनिधि का पद। प्रतिनिधि का पद इन्होंने नया पद सृजित कर दिया। उसके बाद अगले छत्रपति होते हैं साहू जी। ये कब बनते हैं छत्रपति के पद पर? 1707 ईस्वी में। और ये रहते कब तक हैं? तो ये 1749 ईस्वी तक इस पद पर बने रहते हैं। जब साहू जी छत्रपति के रूप में स्थापित होते हैं, इन्होंने भी एक नए पद का जो है सृजन कर दिया, एक नए पद का गठन कर दिया। कौन सा? सेनाकर्ते का। सेनाकर्ते का पद इन्होंने भी सृजित कर दिया। सेनाकर्ते का मतलब सेना का संगठन करने वाला, सेना को संगठित करने वाला व्यक्ति। ऐसा निर्वाचित किया जाएगा, ऐसा पद बनाया जाएगा जिसका कार्य होगा सेना को संगठित करना, सेना को मजबूत करना, बनाना। साहू जी ने जब अपना राज्याभिषेक करवाया तो उस सेनाकर्ते का जो पद निर्वाचित किया था उस पे बालाजी विश्वनाथ को इस सेनाकर्ते के पद पर नियुक्त किया। अब अगले छत्रपति के रूप में स्थापित होते हैं राजा राम द्वितीय। ये कब गद्दी पर बैठते हैं? तो 1749 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। ये कब तक रहते हैं? तो ये 1750 ईस्वी में ये गद्दी पर स्थापित रहते हैं। इन्होंने क्या ऐसा किया कि जिससे पेपर में प्रश्न बनता है? तो इन्होंने एक काम किया कि 1750 ईस्वी में इन्होंने बालाजी बाजीराव से संगोला की संधि कर लिया। इस संधि के अनुसार अभी जो पेशवा था, ये पेशवा अभी जो है छत्रपति के बाद इसका स्थान आता था, लेकिन जब यहां पर संधि हो गई तो ये पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक नेता बन गया। ये पेशवा ही अब सब कुछ हो गया। किसके अनुसार? ये संगोला की संधि 1750 ईस्वी में जो बाजीराव विश्वनाथ और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। अब जो छत्रपति था वो नाम मात्र का शासक रह गया। जो अभी शिवाजी ने एक शासन सत्ता स्थापित की, मजबूत शासन सत्ता स्थापित की थी, लेकिन उनके जो बाद में आने वाले उत्तराधिकारी हुए, कमजोर हुए। इस तरीके से जब संधि हो गई तो उसके बाद अब छत्रपति एक मात्र का ही शासक रह गया। अब वास्तविक नेता कौन हो गया? पेशवा हो गया। और ये छत्रपति जो है सतारा में बंदियों की भांति अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। अब आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये पेशवा के इतिहास जो है उससे कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं, या बाद में जो इनके युद्ध हुए हैं उनसे क्या प्रश्न पेपर में निकल के आते हैं, हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।